हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर है इसकी रिवीजन करवाऊंगी। आपका एग्ज़ाम आ रहा है कॉरपोरेट अकाउंटिंग का सेमेस्टर 4 में, जो सब्जेक्ट होता है बीकॉम में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर। तो इसमें ही मैं हर एक चैप्टर की आपको रिवीजन करवाऊंगी बिफोर एग्ज़ाम। तो आज जो चैप्टर मैं स्टार्ट ले रही हूँ दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें जो मेन जो मैं इस चैप्टर के अंदर आपको करवाऊंगी वो है थ्योरेटिकल पोर्शन। अगर आप प्रैक्टिकल कोई भी पोर्शन समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि प्रैक्टिकल पार्ट भी आपको करा दूं। तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट से। अगर मैं थ्योरेटिकल पार्ट की बात करूं तो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनते हैं मेन, उसमें शॉर्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, गुडविल का मीनिंग आ जाता है, गुडविल की फ़ीचर्स आ सकती हैं, फ़ीचर्स और जो इसके फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देन इसके मेथड आते हैं, और कई बार पूछ लिया जाता है कि बेस्ट मेथड कौन सा है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन इस चैप्टर में से यही बनते हैं। मेथड का क्वेश्चन है, मेथड का शॉर्ट नोट के लिए भी और लॉन्ग लेंदी क्वेश्चन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी पर्टिकुलर मेथड के बारे में पूछा जा सकता है, और अगर हम लेंदी क्वेश्चन की बात करें तो उसके अंदर आपको सभी के सभी मेथड आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं गुडविल के मीनिंग के साथ कि गुडविल क्या होती हैं। अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल बेसिकली गुडविल तो गुडविल का मतलब होता है, गुडविल का मतलब किसी फर्म की रेपुटेशन से हो सकता है, और जिसकी वजह से एक जो कंसर्न है वो ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर पाती हैं। तो गुडविल को डिफ़ाइन किया है, द टर्म गुडविल इज़ जनरली यूज टू डिनोट बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशन, कि कनेक्शंस और रेपुटेशन की वजह से एक पर्टिकुलर कंसर्न को जो बेनिफिट अराइज होते हैं, जिसकी वजह से वो बाकियों के कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर पाती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगी तो इसका मतलब उसकी गुडविल भी ज़्यादा है। तो कनेक्शंस एंड जो उसके रेपुटेशंस हैं उसकी वजह से जो भी बेनिफिट अराइज होते हैं तो वो गुडविल का पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं गुडविल की फ़ीचर्स की। गुडविल की जो बेसिक फ़ीचर है, सबसे पहला तो ये एक इंटेंजिबल एसेट होती हैं। इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, इट्स वैल्यू टेंड्स टू फ्लक्चुएट, वैल्यूएबल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, difficulty in placing value of goodwill, no objective valuation. So first of all it's an intangible asset. intangible है क्योंकि आप इसको देख नहीं सकते हैं, आप इसको छू नहीं सकते हैं, you can't see it, you can't touch it, you can only feel it. आप सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। अगर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर पा रही है तो आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, और इंटेंजिबल एसेट होने की वजह से इसका वियर एंड टीयर नहीं होता है, इसकी वैल्यू को राइट ऑफ किया जाता है, अमोर्टाइज्ड होती है इसकी वैल्यू। जैसे अगर हम टेंजिबल एसेट की बात करें तो उनके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ डेप्रिसिएशन, और अगर हम इंटेंजिबल एसेट की बात करें तो उनके लिए जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ अमोर्टाइजेशन। सेकेंड आता है इट्स वैल्यू टेंड्स टू फ्लक्चुएट, इसकी जो वैल्यू है फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाती हैं, तो वो स्टेबल नहीं रहती हैं। अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करोगे तो आपकी गुडविल ज़्यादा हो जाती हैं, अगर प्रॉफिट आपके कम हैं तो गुडविल कम हो जाती हैं। वैल्यूएबल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, अगर हम गुडविल के एक्चुअल वैल्यूएशन की बात करें, एक्चुअल सेल की बात करें, तो जब आप पूरे बिजनेस को सेल कर रहे होते हो तभी आप गुडविल को सेल कर पाते हो। तो गुडविल को अकेले सेल करना पॉसिबल नहीं होता है, गुडविल पूरे फर्म के साथ ही सेल होती हैं। तो गुडविल ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली हम उसको सेल कर पाएँ, तो इसका वैल्यूएशन भी तभी होता है जब बिज़नेस वाइंड अप होता है। डिफ़िकल्टी इन प्लेसिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू को कंप्यूट करना पॉसिबल नहीं होता है, इसमें हमारी पर्सनल बायसनेस का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगले पॉइंट में यही बात कही गई है कि नो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन, गुडविल का वैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब बायसनेस फ्री नहीं होता है, हमारी पर्सनल जजमेंट का कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है जब हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। सो दीज आर फीचर्स ऑफ गुडविल। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल।
तो गुडविल के वैल्यूएशन के ऊपर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका इफ़ेक्ट पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकेशन ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस का लोकेशन कहाँ पर है। अगर तो बिज़नेस किसी पर्टिकुलर एरिया में है जहाँ पर जो हब है किसी सिटी का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, उसकी सेल ज़्यादा होती है, इस वजह से वो ज़्यादा गुडविल को अर्न कर पाती हैं। तो अगर बिज़नेस किसी पर्टिकुलर सेंट्रल एरिया में है किसी सिटी के, तो गुडविल ज़्यादा होती है। लेकिन अगर जो किसी बिज़नेस अगर बाहर है, रिमोट एरिया में है, तो गुडविल कंपैरेटिवली कम होती हैं। फिर आता है मैनेजमेंट। अगर किसी पर्टिकुलर कंसर्न की मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो गुडविल विल बी मोर, और अगर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली काम नहीं करती है, देन गुडविल विल बी लेस। बिज़नेस लॉन्गिविटी, जितना पुराना बिज़नेस होता है उतनी ज़्यादा गुडविल होती हैं। नए बिज़नेस की गुडविल हमेशा कम होती है क्योंकि लोग उस पर रिलाई नहीं करते हैं। तो कुछ टाइम बीत जाने के बाद लोगों का जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसके अंदर बढ़नी शुरू हो जाती हैं और उसकी गुडविल भी इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। द नेचर ऑफ प्रोडक्ट की नेचर क्या है। अगर तो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाने वाले हैं, जल्दी से आउट ऑफ फैशन होने वाले हैं, तो गुडविल कम होती हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारी रूटीन के, जो हमारी नीड है, डेली नीड है, डेली यूज़ के जो प्रोडक्ट होते हैं, तो उनकी उस तरह के जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनकी गुडविल भी ज़्यादा होती हैं। रिस्क फैक्टर को भी हम ध्यान में रखते हैं वाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर रिस्क ज़्यादा है पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर तो गुडविल कम होती है, और रिस्क अगर कम है तो गुडविल ज़्यादा होती हैं। सो दीज आर फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से ओकेज़न हैं जब गुडविल का वैल्यूएशन करना ज़रूरी हो जाता है। अगर सोल ट्रेड की बात करें, जब बिज़नेस को सेल किया जाता है, सोल ट्रेड का मतलब जहाँ पर एक इंडिविजुअल ओनर है, सोल प्रोप्राइटर हैं, वही पैसा लगा रहा है, वही पूरे बिज़नेस को कंट्रोल कर रहा है। तो जब क्या होता है कि बिज़नेस को सेल किया जा रहा है, किसी पार्टनर को एडमिशन किया जा रहा है किसी पार्टनर का, या पर्सन को वेल्थ टैक्स वगैरह को कंप्यूट करना है, तो उस केस में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। और अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, अगर एक नया पार्टनर एडमिट करता है, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती हैं, जब पूरे बिज़नेस को सेल किया जाता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है, जब पार्टनरशिप फर्म का अमलगमेशन होता है, दो फर्म मिल जाती हैं और एक नई फर्म बन जाती हैं, तो इन सारे केसेस में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। और अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में अमलगमेशन, मर्जर, टेक ओवर, तो ये सिचुएशंस होती हैं जब गुडविल का वैल्यूएशन होता है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, या गवर्नमेंट किसी कंपनी को टेक ओवर कर लेती हैं। सो दीज आर ऑल सिचुएशंस इन विच वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज़ नेसेसरी। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ गुडविल। गुडविल की कौन कौन सी टाइप हो सकती हैं। तो गुडविल बेसिकली दो तरह की होती हैं, परचेज गुडविल और दूसरी हो सकती है जनरेटेड गुडविल। अगर हम परचेज गुडविल की बात करें तो परचेज गुडविल क्या होती है। अगर हम किसी के बिज़नेस को परचेज कर लेते हैं और उसके गुडविल का फ़ायदा हमें मिलता है, तो वो परचेज गुडविल होती है कि हमारे अपने एफर्ट्स नहीं थे, हमने किसी और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को परचेज़ किया है और हमने उसकी वैल्यू, जो एसेट की वैल्यू है, उससे ज़्यादा हमने उसको पे किया है। तो जो एक्स्ट्रा मनी हमने पे किया है एक्स्ट्रा बेनिफिट को लेने के लिए, तो वो गुडविल की वैल्यू होती है। देन आती है जनरेटेड गुडविल, कि जो हमने ऐसी बिजनेस गुडविल को अर्न किया है जो हमारी अपनी गुडविल है, हमने अपने एफर्ट्स की वजह से गुडविल को अर्न किया है, तो वो गुडविल जनरेटेड गुडविल होती हैं। तो गुडविल दो तरह की हो सकती हैं, परचेज गुडविल एंड जनरेटेड गुडविल। अब जो मेन टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज़ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो बेसिकली गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड को पांच पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट मेथड होता है दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड वन इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड, देन एन्युटी मेथड एंड परचेज मेथड। तो ये पांच मेन मेथड हैं गुडविल के वैल्यूएशन करने के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की।
एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत सिंपल मेथड होता है और इस मेथड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसमें, क्योंकि आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं। एवरेज में आप पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट को लेते हैं, उनका एवरेज आप कंप्यूट करते हैं और आपको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी के बिज़नेस को ख़रीद रहे हैं तो उसके गुडविल का फ़ायदा आपको कितने सालों तक मिलने वाला है, दैट इज़ नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। तो आप गुडविल जो है वो एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो दोनों मेथड से गुडविल कैसे निकाली जाती हैं, पहले हम बात करते हैं सिंपल एवरेज की। तो सिंपल एवरेज में गुडविल को निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड आपको क्वेश्चन के अंदर दिए होते हैं। तो आप इन दोनों की हेल्प से गुडविल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ़ ईयर। टोटल प्रॉफिट का मतलब पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट को आपको लेना होता है। आपको बोला जाता है कौन से पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट का आपको एवरेज लेना है, तो आप वो एवरेज लेते हैं और उसको नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 4 ईयर का प्रॉफिट गिवन है देन यू हैव टू डिवाइड बाय 4। अगर आपको 3 ईयर का प्रॉफिट गिवन है तो 3 सालों के प्रॉफिट को ऐड करोगे और डिवाइड भी 3 से करेंगे। 2 ईयर का प्रॉफिट है, 2 ईयर के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे, वहाँ से आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। सो फर्स्ट स्टेप पर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड करते हैं और गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर लॉस दिया होता है किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो आपको उस लॉस को टोटल प्रॉफिट कंप्यूट करते टाइम डिडक्ट करना होता है, क्योंकि लॉस नेगेटिव नेचर की आइटम होती हैं। देन यू हैव टू डिडक्ट losses if given in the question while calculating total profit for computing average profit. Now we discuss about weighted average profit. वेटेड एवरेज मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, इट्स क्लियर फ्रॉम इट्स नेम दैट यहाँ पर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर वेटेड एवरेज का मतलब वेट अजाइन करना है। तो वेट हम कब अजाइन करते हैं, व्हेन दिस मेथड इज़ यूज, जब आपको प्रॉफिट का ट्रेंड या तो इंक्रीजिंग दिया होता है या आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड दिया होता है। जब प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे होते हैं तब आपको वेटेड एवरेज मेथड का यूज़ करना होता है। तो जब बढ़ रहे होते हैं तो आप हर साल के ईयर प्रॉफिट को आप वेट अजाइन करते हैं। जिस साल प्रॉफिट सबसे कम होते हैं तो उसको 1 वेट अजाइन किया जाता है, अगले साल के प्रॉफिट को 2 वेट, देन 3, देन 4 एंड देन 5। असेंडिंग ऑर्डर में जब प्रॉफिट बढ़ रहे होते हैं तो वेट भी असेंडिंग ऑर्डर में होता है। प्रॉफिट अगर कम हो रहे होते हैं तो वेट डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। अगर आपको वेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है तो आपको इसको अकॉर्डिंग करना होता है, अदरवाइज़ आप अपनी तरफ से वेट अजाइन करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपको ईयर दिए होते हैं। फिर गुडविल आप कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आपको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे, आप उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल हमारे पास आ जाती हैं। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कंप्यूट कैसे किया जाता है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको टोटल प्रोडक्ट निकालना पड़ता है और आपको उसको डिवाइड करना होता है टोटल वेट के साथ। अब टोटल प्रोडक्ट हम निकालते कैसे हैं, प्रोडक्ट को निकालने के लिए ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को हम कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हर साल के प्रॉफिट को हर साल के वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सपोज़ अगर प्रॉफिट आपको पहले साल 10,000 गिवन है, फिर 20,000 गिवन है, फिर 30,000 गिवन है, पहले साल आपने 1 वेट अजाइन किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, तो ये प्रॉफिट है, ये वेट है। तो आप इनका प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो प्रॉफिट इनटू वेट हो जाएगा, वो इनका प्रोडक्ट होगा और ये जो प्रोडक्ट का टोटल आएगा तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है टोटल प्रोडक्ट। डिवाइड किससे करेंगे, जो हमारा वेट का टोटल होगा 3 + 2 + 1, यहाँ 6 आ रहा है तो आपको 6 से डिवाइड करना है, तो वहाँ से आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट को वेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट का टोटल करेंगे,
वेट का टोटल करेंगे, प्रोडक्ट के टोटल को वेट के टोटल से डिवाइड करेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल को निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ से हम गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हमारा जो कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जब आप प्रॉफिट को कंप्यूट कर रहे होते हो, जब आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे होते हो, आपको प्रॉफिट को एडजस्ट करना होता है। कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो आपको लेनी होती हैं, क्योंकि आप एक नॉर्मल नेचर का प्रॉफिट लेना चाहते हैं गुडविल निकालते टाइम। क्योंकि ऐसा होता है कि आप जब गुडविल निकाल रहे होते हैं तो नॉर्मली आप कितना अर्न कर पाएंगे। अगर आपने कुछ एबनॉर्मल आइटम्स का ट्रीटमेंट किया है तो उनका हमें रिवर्स ट्रीटमेंट करना होता है। जैसे अगर आपने प्रॉफिट के अंदर कोई एबनॉर्मल नेचर का प्रॉफिट ऐड कर दिया, स्पेकुलेशन का प्रॉफिट है, लॉटरी से कोई आपको प्रॉफिट हुआ, वो एक्चुअल में वो आपको रेगुलर बेसिस पर नहीं होता है, रादर वो कभी कभी होने वाली आइटम्स होती हैं। तो अगर आप उनको ऐड कर देते हैं तो आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा कर दिखाती, जबकि वो प्रॉफिट उतना होता नहीं है। एक्चुअल में आपके बिजनेस से आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, आपको सिर्फ वही कंसिडर करना है। दीज ऑल आर एबनॉर्मल नेचर इनकम या एबनॉर्मल नेचर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो आपको उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो वो ट्रीटमेंट क्या क्या होता है बिफोर कंप्यूटिंग एवरेज प्रॉफिट? तो आपको प्रॉफिट के अंदर किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर एबनॉर्मल गेन है तो आपको माइनस करना होगा, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो आपको ऐड करना होगा। अगर आपको कोई एक्सटर्नल इनकम हुई है, अगर आपने पैसा बिजनेस के बाहर लगाया हुआ है और वहाँ से आपको कोई एक्सटर्नल इनकम होती है तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर फ्यूचर में कोई इनकम जनरेट हो सकती है जो एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो एक्सपेक्टेड है इन द फ्यूचर, जो नॉर्मल नेचर के हैं, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन का पार्ट है, तो उसको हमें माइनस करना होता है। कुछ एक्सपेक्टेड इनकम है जो नॉर्मल नेचर की होती हैं तो वो ऐड हो जाती हैं। फिर अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो नॉन ऑपरेटिंग मतलब हमारी ऑपरेशनल्स एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, सेल परचेज का पार्ट नहीं है, कोई और जगह से हमें प्रॉफिट अर्न हुआ है तो उसको हमें माइनस करना होता है। और इनकम टैक्स को भी हमें माइनस करना होता है। फिर हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आता है और फिर आपको एवरेज निकालना होता है जब आप गुडविल कंप्यूट करते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम गुडविल की वैल्यू को कंप्यूट कर रहे होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड मेथड की, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, क्योंकि इसके नाम से क्लियर है, हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट की हेल्प से हम गुडविल निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गुडविल आ जाती है। बट गुडविल आप सबसे एंड में कंप्यूट करेंगे क्योंकि उससे पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब आप बाकी कंसर्न के कंपैरेटिवली सेम कैपिटल को इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हो, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा आप अर्न कर रहे होते हो सेम कैपिटल के साथ, तो वो आपका सुपर प्रॉफिट होता है। अगर एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं तो डिफरेंस हमारा सुपर प्रॉफिट के फॉर्म में होता है। तो सुपर प्रॉफिट इज़ इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस हमारा होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आप एवरेज में से नॉर्मल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाता है। अब आपको कंप्यूट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे करते हैं? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को आपने मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल रेट के साथ और आपको डिवाइड कर देना है 100 के साथ। तो आप निकाल सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू कि आपको पहले आपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है और फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। वो आपको क्वेश्चन के अंदर दी होती हैं और आप डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो आप निकाल सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू। इसके बाद आता है, क्योंकि आपको इस प्रॉफिट को कंप्यूट करने के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की रिक्वायरमेंट है, तो आप वो कैसे कंप्यूट करेंगे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से निकाल सकते हैं, अगर आपको नॉर्मल एक ही कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है या तो वैसे हो सकता है, और अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, तो दोनों का एवरेज हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। बट आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसकी हेल्प से भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में से आपको करंट ईयर के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिडक्ट करना है, हाफ, उसका जो हाफ है। आफ्टर टैक्स की बात हो रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स का मतलब क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है तो आपको टैक्स उसमें से माइनस करना होगा और आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बट बिफोर दैट आपको पता होना चाहिए कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए हमें क्या क्या लेना है, हमें फिक्स्ड एसेट को लेना है, करंट एसेट को लेना है और आउटसाइड लायबिलिटीज़ को हमें इसमें से माइनस कर देना है। फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस क्या हो जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटीज़। तो आप निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें जब आपको एसेट को लेना है, ना तो आपको गुडविल को लेना है और ना ही आपने इन्वेस्टमेंट को लेना है। गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर टू बी एक्सक्लूडेड। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जब आप एसेट की वैल्यू लेंगे तो आपको मार्केट वैल्यू पर लेना है। मार्केट वैल्यू का मतलब जो उसकी रिवाइज्ड वैल्यू होती है, जो रिवैल्यूड वैल्यू होती है, उस पर आपको लेना होता है। अगर किसी पर्टिकुलर एसेट की रिवाइज वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको बुक वैल्यू लेनी होती है और बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस करने, मतलब कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद आपको बुक वैल्यू को लेना होता है। आप उस केस में मार्केट वैल्यू की एब्सेंस में आपको बुक वैल्यू को लेना है। तो इस तरह से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। तो दैट मीन्स आपको पहले स्टेप पर तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, अगले स्टेप पर आपको करंट ईयर के प्रॉफिट को हाफ करना पड़ेगा और फिर आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड में से हाफ ऑफ करंट ईयर का प्रॉफिट हम माइनस कर देंगे। इसके बाद आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड कर देंगे और फिर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे और लास्ट स्टेप पर आपको गुडविल निकालनी है। सुपर प्रॉफिट में से आपने मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज के साथ। सुपर प्रॉफिट आप कंप्यूट कर रहे हैं और जो नॉर्मल नंबर ऑफ़ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं तो आप उनकी हेल्प से गुडविल निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड मेथड था, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड मेथड की, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको क्या करना होता है, आप प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है कि इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, किस पर्टिकुलर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा, तो उसके बेस पर हम गुडविल की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। तो कैपिटलाइजेशन के भी दो मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में गुडविल को निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट में आपको निकालना सिखा चुकी हूँ। तो गुडविल इसमें डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाती हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको पहले सुपर प्रॉफिट कंप्यूट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वहाँ से आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए पहले आपको एवरेज और नॉर्मल दोनों निकालने पड़ेंगे। एवरेज में से नॉर्मल को डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ये मैंने पहले आपको समझा चुकी हूँ। फिर जो इसके अलावा जो सेकेंड मेथड यूज़ हो सकता है कैपिटलाइजेशन में, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में कुछ स्टेप आते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और यहाँ जो एवरेज प्रॉफिट आता है वो आफ्टर टैक्स होगा। फिर आपको क्या करना है, इस एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकालना होगा और कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना है, सॉरी दिस इज़ रॉन्ग, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो वहाँ से आप क्या कर लेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो पहले आपको एवरेज प्रॉफिट को कंप्यूट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल रेट से डिवाइड करना है, तो आप एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो और थर्ड स्टेप पर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालनी पड़ेगी और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि आप फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ओके, मैंने आउटसाइड लायबिलिटीज़ के बारे में शायद आपको नहीं बताया है। तो आउटसाइड लायबिलिटीज़ में हम क्या क्या लेते हैं,
जो पैसा हमने एक्सटर्नल पार्टी को देना है, जैसे डिबेंचर हो सकते हैं, लोन हो सकता है, करंट लायबिलिटी हो सकती है, जो डेप्ट में आती है, मतलब लॉन्ग टर्म और करंट लायबिलिटीज़ का जो सम टोटल होता है दैट इज़ आउटसाइड लायबिलिटी। ट्रेड पेबल आते हैं इसके अंदर, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन होगा, नॉन करंट प्लस करंट लायबिलिटीज़ बोथ, दोनों को हमें इंक्लूड करना है। तो आपको क्या क्या नहीं लेना है, अगर आप एसेट साइड से निकाल रहे हैं तो आपको कैपिटल को नहीं लेना, रिजर्व एंड सरप्लस को आपको नहीं लेना है। तो ये सब नहीं लेना है, मीन्स आपको फिर क्या लेना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए आपको जो लेना है, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आउटसाइड लायबिलिटीज़ में डिबेंचर, क्रेडिटर, लोन अगर हमने कहीं से भी लिया है, बैंक लोन हो सकता है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन हो सकता है, किसी भी तरह का लोन हो सकता है, तो वो हमें कंसिडर करना है। और लास्ट स्टेप पर हम गुडविल कैसे निकालेंगे, तो गुडविल को निकालने के लिए हमें क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को हम डिडक्ट कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाती हैं। अगर आपके पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का कोई भी जरिया नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन के अंदर कोई क्लू नहीं दिया हुआ है, तो आप सिंपल कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकते हैं, जिसको हम नेट एसेट या नेट वर्थ बोलते हैं। लेकिन इसको कंप्यूट करते टाइम आपको ना तो गुडविल को लेना है और ना ही आपको इन्वेस्टमेंट को लेना है। ये हमारा थर्ड मेथड था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें दो मेथड हमने करे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगला जो मेथड है दैट इज़ एनवीटी मेथड। एनवीटी मेथड, ये मेथड भी सुपर प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होता है। एनवीटी का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो अगर आप किसी के रेपुटेटेड बिजनेस को परचेज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी आपको उसका फ़ायदा मिलता रहेगा, आपको अपने एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। तो आपको जो फ़ायदा मिलेगा, अगर आज की डेट में आप गुडविल की फॉर्म में ज़्यादा अमाउंट किसी बिज़नेस को ख़रीदने के लिए पे कर रहे हैं, तो जो गुडविल के अमाउंट में एक्स्ट्रा पैसा आपने पे करा है वो कुछ सालों में रिकवर हो जाता है सुपर प्रॉफिट की फॉर्म में। सपोज़ अगर बाकी लोग तो 10% का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन हम 15% का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो हम 5% का ज़्यादा कर रहे हैं ड्यू टू गुडविल। तो अगर आपने किसी के रेपुटेटेड बिजनेस को ख़रीदा है, तो जो 5% का प्रॉफिट आप ज़्यादा अर्न कर रहे हैं सिर्फ उसकी वजह से, वो कुछ एक सालों तक ही हो सकता है, उसके बाद आपके अपने एफर्ट्स की वजह से आप प्रॉफिट को अर्न कर पाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आज की डेट में आप किसी को पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा मनी, तो वो एक एनवीटी की फॉर्म में आपको रिटर्न होती है, एक साथ आपको सारा का सारा पैसा रिटर्न नहीं होता। सपोज़ अगर किसी के बिज़नेस की नेट एसेट 2 लाख की है और आप उसको ख़रीदने के लिए उसको 3 लाख दे रहे हैं, आप 1 लाख ज़्यादा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो जो 1 लाख आपने उनको दिया है ये कुछ सालों में रिकवर होगा, मतलब आपको क्या है कि हर साल आप 20,000 का प्रॉफिट बाकी की कंपैरेटिवली ज़्यादा अर्न कर पाएंगे, तो ये 5 सालों में आपको रिकवर हो जाएगा। तो जो आपका सुपर प्रॉफिट है वो इस केस में एनवीटी की फॉर्म में होता है, और गुडविल के लिए आप जो पैसा आज की डेट में दे रहे हैं वो प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो आपको क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा एनवीटी कितनी है और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उसके बेस पर आप गुडविल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यूनिटरी मेथड लगाना होता है। यूनिटरी मेथड में क्या होगा, जैसे अगर आपको इफ़ एनवीटी इज़ दिस देन प्रेजेंट वैल्यू इज़ दिस, यहाँ पर एनवीटी का मतलब क्या है, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट, और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, गुडविल है। सपोज़ अगर आपको एनवीटी दी है 0.22 और प्रेजेंट वैल्यू दी है ₹4, मीन्स क्या कि अगर आज की डेट में आप 4 रुपये पे करते हो तो ये 0.22 की फॉर्म में रिकवर हो जाएगा अगले 7-8 सालों में। तो एनवीटी यहाँ सुपर प्रॉफिट है और प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर गुडविल है। तो आप अपना सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और यूनिटरी क्या लगा देंगे कि अगर इफ़ एनवीटी इज़ 0.22 then super profit is then present value is 4, and if NVT is 1 then 4 upon 0.22। सपोज आपका सुपर प्रॉफिट 50,000 का है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वही आपकी गुडविल बन जाती हैं। तो इस तरह से इस मेथड से आप गुडविल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और लास्ट में आता है, लास्ट जो मेथड है दैट इज़ परचेज़ मेथड। परचेज़ मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है।
परचेज मेथड में गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप किसी के बिज़नेस को परचेज़ कर रहे होते हो, आप उस बिज़नेस के लिए नेट एसेट के बदले में ज़्यादा पे कर रहे होते हो, तो परचेज़ कंसिडरेशन और नेट एसेट का जो डिफरेंस होता है वो गुडविल की फॉर्म में होता है। तो जैसे सपोज़ अगर आपने किसी के बिज़नेस को ख़रीदा है, बिज़नेस तो 2 लाख का है बट आप 2,50,000 पे कर रहे हैं, तो आप 50,000 जो ज़्यादा पे कर रहे हैं, परचेज़ कंसिडरेशन और नेट एसेट का डिफरेंस, तो वो गुडविल की फॉर्म में होता है। तो आप नेट एसेट कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट वर्थ या नेट एसेट भी बोलते हैं। दैट इज़ इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। इस कंसेप्ट को मैं बैलेंस शीट की हेल्प से भी आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज़ अगर आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के अंदर मैं यहाँ पर आपको बेसिकली जो फॉर्म है मैं आपको यहाँ वर्टिकल फॉर्म में बता रही हूँ, लेकिन अब जो बैलेंस शीट बनते हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनती हैं। तो इस तरफ आप लायबिलिटी को दिखाते हैं, इस तरफ आप एसेट को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप फिक्स्ड एसेट, आप करंट एसेट को दिखाते हैं, आप यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट को दिखाते हैं। जो एसेट सिर्फ नाम के लिए होती है उनको आप दिखाते हैं, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू शेयर हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे फिक्टिशियस एसेट के पार्ट होते हैं। लायबिलिटी में शेयर कैपिटल आती हैं, रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, डेप्ट आते हैं और हमारे करंट लायबिलिटी आती हैं। तो अगर आपको निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं तो आप फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट के टोटल में से डेप्ट और करंट लायबिलिटी दोनों को माइनस कर देंगे, तो आपके पास नेट एसेट निकल आती हैं। फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, ये दोनों जो होते हैं वो आउटसाइड लायबिलिटीज़ के पार्ट है, जो आपने एक्सटर्नल पार्टी को पे करना है। तो फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, डेप्ट और करंट लायबिलिटी। या आप क्या कर सकते हैं, या आपके पास ऑप्शन होती हैं कि आप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के टोटल में से फिक्टिशियस एसेट को अगर डिडक्ट कर दें, तो वहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी मतलब आउटसाइड लायबिलिटी, या शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को लेना होता है, रिजर्व एंड सरप्लस में हर तरह के रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, देन सिंकिंग फंड वगैरह हैं। और देन जो हमारा सरप्लस आते हैं, P&L का क्रेडिट बैलेंस ऐड होगा क्योंकि वो प्रॉफिट होता है, P&L का डेबिट बैलेंस माइनस होगा क्योंकि वो लॉस होता है। तो ये सब हमें लेना है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट, तो आप गुडविल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये हमारे बेसिकली 5 मेथड है गुडविल की वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है, तो जो बेस्ट मेथड होता है दैट इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको बेस्ट मेथड की तरह ट्रीट किया जाता है क्योंकि इसके अंदर आप एवरेज नॉर्मल सबको लेके चलते हैं और सुपर प्रॉफिट की फॉर्म में ही हम ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर पाते हैं। इसीलिए जो सुपर प्रॉफिट मेथड है वो हमारा बेस्ट मेथड है। तो ये हमारा जो गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना। ये शॉर्ट नोट की फॉर्म में भी आ सकता है और फुल फ्लेज क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है। सो हमने मेन जो 5 मेथड करे हैं, पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड था, फिर हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड हुआ, उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड, देन हमारा जो मेथड था नेक्स्ट टू कैपिटलाइजेशन के बाद एन्युटी मेथड, और लास्ट मेथड हमारा परचेज मेथड था। तो इस चैप्टर में से जो आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं वो ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।